दोनों केस को हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको AD/AS वाली अप्रोच एंड SI अप्रोच जो हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बिकॉज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। सो एक्सेस डिमांड जो होता है refers to that situation when aggregate demand is more than the aggregate supply, when AD is more than AS corresponding to full employment level of the output in the economy। देखिए ये हमारा है AS कर्व, ठीक है, और ये हमारा AD कर्व है, इसको C+I भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है y एक्सिस पे, और यहाँ पे हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट भी कहते हैं, ओके। सो जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों इस पॉइंट पे, तो ये हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और हमारी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे है। सॉरी गाइस, अगर बाहर से कोई वीडियो आ रही है तो प्लीज़, कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा प्लीज़। तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओके। सो अगर मान लीजिए ये हमारा AD कर्व शिफ्ट हुआ हुआ है ऊपर, ठीक है, ये हमारा AD कर्व ऊपर है, तो इक्विलिब्रियम लेवल तो ये है, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सेस है ना, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से लेके F पॉइंट से लेके E पॉइंट तक, ये हमारा है एक्सेस डिमांड। बिकॉज इस लेवल पे हमारा क्या कहते हैं आउटपुट इतना था और हमारी डिमांड इतनी थी, बट हम इस पॉइंट पे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये पॉइंट अबव है इस पॉइंट के, तो हम इस पॉइंट पे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा गैप है इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है AS से ज़्यादा, AS यहाँ पे है और AD यहाँ है, तो ये ऊपर है कर्व के, तो AD जो है बड़ा है, यानी AD ज़्यादा है। तो इट इज़ एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, यानी ये जो है ना ये लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का। बट जो हमारा एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, जो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर हो, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो अब इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, यानी हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। देखिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो चीज़। तो अगर हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, चाहेंगे कि हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, तो हमारी डिमांड यानी ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है, और उतना आउटपुट है नहीं, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। एग्रीगेट सप्लाई को ही तो हम आउटपुट कहेंगे, और यहाँ पे हमारी डिमांड है, यहाँ पे मीट कर नहीं पा रहा है वो आउटपुट, तो हमारी डिमांड जो है एक्सेस हो गई, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड गिव राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सप्लाई उतनी है नहीं, जो सप्लाई है नहीं, तो डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और प्राइसेस जो है राइज करना चालू हो जाएंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा इकॉनमी में, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू दैट गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? जब हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सीड कर जाती है फ्रॉम आवर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, यानी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड तो ये है ना, जब इससे एक्सीड कर जाएगी तो यही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज दिस लीड टू अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकॉनमी, और जनरल प्राइस लेवल इकॉनमी में इंक्रीज होगा, इसी वजह से हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिमांड हमने करा है एज़ कम्पेयर टू दिस लेवल। तो इसका एक सेकंड यहाँ पे हम AS लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। AS यहाँ पे लिख दिया है मैंने ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्लैरिटी रहे। तो क्या है रीजंस एक्सेस डिमांड के? पहला रीज़न है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हम ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि हम कितना ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए इच्छुक है, यानी प्रोपेंसिटी है हमारी, हम चाहते हैं इतना कंज्यूम करें, तो अगर वो ज़्यादा होगा तो एक्सेस डिमांड का केस जनरेट हो सकता है। सेकंड है अगर रिडक्शन इन टैक्स हो, टैक्स का रिडक्शन है यानी कि गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा नहीं देना और वो पैसा बच रहा है, यानी वो पैसा हम एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकेंगे, तो इस वजह से भी एक्सेस डिमांड हो सकती है। थर्ड है इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है तो भी हमारा एक्सेस डिमांड का केस बन सकता है। फोर्थ केस है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेविंग ना करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी हमारा एक्सेस डिमांड इंक्रीज हो सकता है। फिफ्थ है फॉल इन इम्पोर्ट्स, यानी हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, हमारा पैसा बाहर ज़्यादा जा नहीं रहा है, क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं जब, तो इम्पोर्ट करने पे हम हमारी कंट्री के अंदर गुड आता है और हमें
मनी जो है उनको देनी पड़ती है, फ्लो हो जाता है मनी आउटसाइड। बट इस केस में अगर ये रिड्यूस हो गया है तो हमारा मनी का आउटफ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा, मनी हमारे पास सेव हो जाएगी और मतलब हमारे पास एक्सेस हो जाएगी और हम उसको कर सकते हैं डिमांड जनरेट, और डिमांड जनरेट होगी तो उससे एक्सेस डिमांड का केस हो सकता है। ठीक है, ओके। सो और अगर राइस इन एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है तो ज़्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स के केस में हम गुड्स को आउटफ्लो करते हैं और हमारे पास मनी इनकम आती है। ठीक है, तो इस केस में भी एक्सेस डिमांड हो सकता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है अगर गवर्नमेंट, यानी अगर डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है, तो उस केस में भी एक्सेस डिमांड, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे हमारे एक्सेस डिमांड के। ओके, सो एक्सेस डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमने इसका जो ग्राफ है वो भी डिस्कस कर लिया है, इसकी केस को भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से ये इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट करता है और क्या रीजंस हैं इसके। ठीक है, और अभी इसको सॉल्व करने का, इसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम दोनों केसेस जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है उसको डिस्कस कर लें साथ में। ठीक है, दूसरा केस है डेफिशिएंट डिमांड का। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, यानी जितनी सप्लाई है उससे हम कम डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड उससे कम है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। जिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को मीट करना चाहिए, उस पॉइंट पे ना मीट करके उसके पहले ही अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लग जाएगा तो डिमांड उतनी आ नहीं रही, सप्लाई ज़्यादा है, तो उस टाइम पे डिमांड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये हमारा एएस कर्व है और ये हमारा एडी कर्व है। ओके, बट ये देखिए, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे एडी कर्व है हमारा। बट कुछ केस की वजह से हमारा एडी जो है नीचे शिफ्ट कर गया, तो ये जो नीचे हमारा एडी शिफ्ट करा उससे क्या हुआ, यहाँ पे कोई सप्लाई है नहीं ना, इस पॉइंट पे देखिए, यानी जितनी सप्लाई हो सकती थी फुल एम्प्लॉयमेंट पे और जितनी डिमांड थी दोनों मीट कर रहे थे, लेकिन इस पॉइंट पे देखिए अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अभी भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे रिसोर्सेज जो हैं फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली में ये वाला जो इक्विलिब्रियम कहेंगे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये देखिए ये हो गया हमारा डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये डिफ्लेशन गैप क्रिएट करता है। द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था यहाँ पे वो फॉल कर गया शॉर्ट एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, और वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे जो सिचुएशन आ रही है वो हमारी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इट गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। ऐसा क्यों डिफ्लेशनरी गैप क्यों? देखिए, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब कि मार्केट में सप्लाई काफ़ी है लेकिन डिमांड नहीं है, तो उससे प्राइस जो है ना वो रिड्यूस होने लगेंगे, बिकॉज सप्लाई और डिमांड का सप्लाई, देखिए डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा, और अगर डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है ना, देखिए डिमांड इंक्रीज हो गई सो प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, वो एक्चुअली वो सप्लाई का रिलेशन होता है कि जिसमें सप्लाई और क्या कहते हैं प्राइस का डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन होता है। इसमें सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होता है, और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ता है। बट डिमांड के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और सप्लाई डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा। तो एक्चुअली में इस केस में क्या हो रहा है, हमारी डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम होगा, है ना, प्राइस कम होगा तो डिफ्लेशन होगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, प्राइस जो जनरल प्राइस लेवल है वो कम होगा। ठीक है, अब मैं इससे जो पहले बताया वो सॉरी इसके लिए वो मैं सप्लाई का रिलेशन बताने लग गया था। तो डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए हमें जितनी डिमांड जनरेट करनी थी यहाँ पे, ठीक है, वो ना होके उससे कम डिमांड जनरेट हुई, तो इसकी वजह से ये जो गैप क्रिएट हुआ दोनों कर्व्स में, इसको कहेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। ओके, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला रीज़न है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम नहीं करना चाहते, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिड्यूस हो गई है, तो इस वजह से भी डिफ्लेशनरी गैप यानी डेफिशिएंट डिमांड का केस जनरेट होता है। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्सेस, तो लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा, ज़्यादातर लोग पैसा टैक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, तो
तो भी डिफ्लेशनरी गैप यानी डेफिशिएंट डिमांड हो सकता है। थर्ड है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब करती है, जब उसको फ्लाईओवर बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसके थ्रू लोगों के हाथ में पैसा जाता है क्योंकि लोग वहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो डिमांड जनरेट करेंगे। बट अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रही है, कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही है, कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा, और लोगों को काम नहीं मिल रहा तो उनके हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा, और उनके पास पैसा नहीं आ रहा, मनी नहीं आ रहा, तो वो डिमांड कैसे जनरेट करेंगे। इस वजह से डेफिशिएंट डिमांड होती है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना रिड्यूस कर देती है। इसको हम फिस्कल पॉलिसी का पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर फॉल करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो भी वही केस है कि इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही इकोनॉमी में, पैसा जनरेट हो नहीं रहा है, मनी जनरेट हो नहीं रही है। फिफ्थ है राइज इन इम्पोर्ट्स। अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा मनी का आउटफ्लो जो है बाहर ज़्यादा होगा, बाहर कंट्रीज में, आउटसाइड, तो हमारा पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा, तो उस केस में भी हमारे को डेफिशिएंट डिमांड का केस जनरेट होगा। एंड सिक्स्थ है हमारा एक्सपोर्ट्स फॉल करना। अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी हमारा पैसा हमें आ नहीं रहा है, यानी देखिए एक्सपोर्ट हम करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, तो उसके बदले, ठीक है, मनी का इन्फ्लो होगा, और मनी का इन्फ्लो होगा तो हम डिमांड जनरेट कर पाएंगे। बट मनी का इन्फ्लो यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो इस केस में भी डेफिशिएंट डिमांड का केस होता है, ठीक है। अब कुछ मेजर्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को, ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय ब्रिंगिंग अ चेंज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, और इसको हम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को चेंज करके ला सकते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करके हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर अपनी जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग में ऊपर नीचे करती है तो उससे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। ये होता है पार्ट फिस्कल पॉलिसी का, जैसे मैंने भी कहा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसको एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन एटसेट्रा। तो उसके थ्रू वो पैसा देती है लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उससे वो डिमांड जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, और वो हेल्प भी कर सकता है कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये कैसे करेगा अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग का देखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी फिस्कल पॉलिसी में के थ्रू अपना एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड यानी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के केस को सॉल्व कर सकती है। सेकेंड है चेंज इन टैक्सेस, ठीक है। अगर टैक्सेस में चेंज करती है गवर्नमेंट तो ये भी है हमारा पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, ये उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, और या तो इनडायरेक्ट टैक्स हो इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो दिस मेजर इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारी एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट थी लेकिन पार्ट थी फिस्कल पॉलिसी का ही, और ये हमारी रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है लेकिन ये भी पार्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी। जब भी फिस्कल की बात आएगी तो गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली, वो होगा हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट इम्पोज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द पब्लिक। जैसे कि मैंने बोला डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करती है और उससे पैसा जनरेट करती है, ठीक है। तो अगर चेंज होगा टैक्सेस में, गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर करेगी तो वो इन्फ्लुएंस करेगी लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्टली, और हेल्प करेगी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, इन द इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड केस है हमारा चेंज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करें या मनी सप्लाई इकोनॉमी को कंट्रोल करें तो उससे भी हम इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो हमारा काम करती है वो करती है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक, ठीक है, और इसको कहेंगे हम रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई जब केस को अपने हाथ में लेती है थ्रू कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई तो उसको हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट जब करती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई करती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। यानी उसका मेन पर्पस क्या होता है सेंट्रल बैंक का कि वो इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करे। क्रेडिट यानी लोन जो दिए जा रहे हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और मनी सप्लाई यानी लोन के थ्रू किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, वो आरबीआई का काम है थ्रू फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स टू
कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड थ्रू द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप, और वी कैन से दैट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ओके, सो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। These instruments aim to influence the total volume of credit in circulation, कि जितना total volume of credit है इकोनॉमी के अंदर उसको उसके सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके है हमारा एक बैंक रेट और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट लाइक CRR एंड SLR। ये जो चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने इसके पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाली वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है इन सब चीज़ों को। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बैंक रेट और रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक रेट और रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड इन द आरबीआई, ठीक है। तो एंड उस पर जो इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू आरबीआई जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल और परचेज करता है इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट लाइक CRR SLR आर द रिजर्व रेशोज, रिजर्व रेट, ठीक है। ये रिजर्व रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक है टू डिपॉजिट देयर सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी विद द आरबीआई, ठीक है, एंड SLR विद देमसेल्फ। तो ये चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं इसके पहले वाली वीडियोस में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यानी कितना मनी सर्कुलेट होना चाहिए इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड है हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दीज इंस्ट्रूमेंट्स एम टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, यानी किसको डायरेक्शन मतलब किसको जाना चाहिए क्रेडिट। मेनली आरबीआई डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि किसके थ्रू आप क्रेडिट को दोगे लोगों को, किस थ्रू, ठीक है। तो उसके मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन सा चीज़ें होती हैं जिसमें जो आरबीआई होता है ना कितना मार्जिन, जैसे लेट सपोज किसी को लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, तो क्या करेगा, गोल्ड को बैंक को देगा, ठीक है, डिपॉजिट कराएगा, ठीक है, टू बैंक, एंड बैंक उसके बदले में आपको मनी देगा, लोन देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि बैंक जो है आपको पूरा पैसा नहीं देगा गोल्ड का। मान लीजिए अगर गोल्ड 1 लाख का है तो बैंक पूरा पैसा नहीं देगा 1 लाख, वो आपको दे देगा 60,000 और 70,000, यानी वो बाकी का 30 या 40,000 जो उसने रखा अपने पास वो था मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि आरबीआई टेल करता है कमर्शियल बैंक्स को कि इतना आपको रखना है, इतना परसेंटेज अपने पास रखना है और बाकी का पैसा आपको एज अ लोन देना है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट उसको कहेंगे। सेकंड है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है कि कभी कभी जो आरबीआई होता है वो अपने लेंडिंग इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है उसको जो नॉर्मल पब्लिक को लोन दे रहा है उसको उस पर रिड्यूस वो नहीं करता इंटरेस्ट रेट, तब भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा होता है। तो उस केस में आरबीआई मॉरली सुएट करता है कि आपको ये करना चाहिए, लाइक टीवी इंटरव्यूज़ दे के न्यूज़ चैनल को, तो उसके थ्रू बोलता है। तो उससे क्या है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उनको आरबीआई की बात सुननी चाहिए, ठीक है। ये हमने केसेस को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे हम खाली शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। एंड थर्ड इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी किसको लोन देना चाहिए, फार्मर्स को देना चाहिए ज़्यादा, यानी और मतलब या बिजनेसमैन को ज़्यादा लोन चाहिए। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये भी आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। तो कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो फिस्कल पॉलिसी दैट इज़ ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसको डिक्रीज़ करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को डिक्रीज़ करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा और लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, तो उससे एक्सेस डिमांड के केस को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर हम टैक्स को इंक्रीज़ कर देंगे, अगर इंक्रीज़ करेंगे टैक्स को, तो लोगों के पास कैसे पैसा कम बचेगा क्योंकि ज़्यादा पैसा टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा, तो भी हम एक्सेस डिमांड के केस को कर सकते हैं। ये तो हो गया फिस्कल पॉलिसी। फिर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमें, जैसे मैंने बोला कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे बैंक रेट है,
बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को पैसा। तो अगर वो इंक्रीज कर देगा तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे आरबीआई से, और वो आरबीआई से ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे तो वो आगे भी लोगों को भी कम लोन देंगे या कम लोन देंगे या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन तो लेना चाहेंगे नहीं, तो वो कम लोन लेंगे और लोगों के पास कम पैसा आएगा। तो एक्चुअली में फिर हमारी जो एक्सेस डिमांड का केस है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज इन रेपो रेट, सेम केस है बैंक रेट की तरह, इसका भी यही है। अगर इंक्रीज कर देंगे रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज करेंगे तो कमर्शियल बैंक जो हैं, कमर्शियल बैंक्स वो अपना मनी लेंड करेंगे, डिपॉजिट करेंगे इन आरबीआई ज़्यादा पैसा कमाने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा इसके बदले इनको, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ कर दिया है। तो ज़्यादा पैसा आरबीआई में रखेंगे, ना कि वो कंज्यूमर्स को देंगे, ठीक है, लोन में वो नहीं देंगे। तो अगर कंज्यूमर्स को नहीं देंगे तो लोगों पर पैसा कम पहुँचेगा, और कम पहुँचेगा तो एक्सेस डिमांड का केस सॉल्व हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर आरबीआई सेल करती है अपनी सिक्योरिटीज़ को, तो सेल करने पे लोगों के पास सिक्योरिटी चली जाएगी उनके हाथ में, और लोगों का पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले पैसे लेते हैं ना, तो आरबीआई अगर सेल कर रही है पीपल को, लोगों को, तो उसके बदले मनी चार्ज करेगी, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जब सेल करेगी सिक्योरिटीज़ को तो मनी आरबीआई के पास आ जाएगा और पैसा इनके पास चला जाएगा, वही चीज़ है। एलआरआर यानी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, अगर सीआरआर और एसएलआर में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व रेशो, तो भी कमर्शियल जो बैंक है लोन कम दे पाएगा, और फिर भी हम एक्सेस डिमांड केस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है ना, वही केस है, बस वही चीज़ है। बस यहाँ पे हम उसको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेट लेवल की बात हो रही है। अगर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी, यानी अगर अभी 30% रखते थे लोन देने पे, गोल्ड लोन पे या किसी चीज़ पे, तो उसको 40% या 50% रखेंगे, तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा कम जा रहा है तो वो लोन नहीं लेंगे इस तरीके से भी। और एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग, मॉरल सुएशन में क्या है कि वो डिस्करेज करेंगे कि मत दो लोगों को पैसा। और क्रेडिट राशनिंग अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी क्रेडिट को कंट्रोल करने लगेगा गवर्नमेंट। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसको कितना परसेंटेज ऑफ लोन मिलना चाहिए, ठीक है, बिजनेसमैन को कितना परसेंटेज ऑफ लोन मिलना चाहिए और फार्मर्स को, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आरबीआई। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना सीखा हमने, उसी तरीके से डेफिशिएंट डिमांड को भी करते हैं। अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगा, क्योंकि अब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, तो वो इंक्रीज़ कर पाएंगे डिमांड को, ठीक है। डिक्रीज इन टैक्सेस, अगर टैक्स को कम कर देगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और वो स्पेंडिंग में खर्च कर पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जैसा हमने इसके ऊपर वाले केस में डिस्कस करा, उसका उल्टा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटेटिव में डिक्रीज करेंगे बैंक रेट, तो आरबीआई ज़्यादा अच्छे से लेंड कर पाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे, और कमर्शियल बैंक भी लोगों को ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। अगर रेपो रेट होगा तो वो सेम बैंक रेट की तरह ही है। डिक्रीज करेंगे रिवर्स रेपो रेट में, यानी अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा ना जमा करके लोगों को देंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि वो डिक्रीज हो गया है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी आरबीआई अब, ठीक है, परचेज करेगा पीपल से और उसके बदले उनको मनी देगा, तो इस केस में भी लोगों के पास पैसा आ रहा है। और डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस किया जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे और लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, यानी अब ज़्यादा लोन मिलेगा, मान लीजिए 80% लोन मिलेगा, सिर्फ 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एडवाइस टू एनकरेज लैंडिंग बढ़ाना चाहेगा आरबीआई। और विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, यानी अब क्रेडिट पे कंट्रोल नहीं करेगा, राशनिंग नहीं करेगा, बोलेगा कमर्शियल बैंक्स को कि आप ज़्यादा लोन दो, ठीक है। तो हमने दोनों केस को डिस्कस किया। अब हम समझ लेते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया आरबीआई करती है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज परसुएड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई। और टूल्स हमने पढ़े, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉडल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। फिस्कल पॉलिसी होती है, रेफर्स टू दैट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई एक ही चीज़ है, और यहाँ पे भी सप्लाई ऑफ मनी को ही बात करेंगे, जो कि गवर्नमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी इज परसुएड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री
टूल्स जो हैं इसके हैं वो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, रेवेन्यू पॉलिसी है कि टैक्सेस, और पब्लिक बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट भी क्रेडिट राशनिंग करती है, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केस को डिस्कस कर लिया, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, और हाउ वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, थ्रू टैक्सेस और थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल करके बाय आरबीआई और बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।